जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ज्योतिर्मय। दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक खबर अभी वायरल होनी शुरू हो चुकी है। कंफर्म नहीं है, वायरल होनी शुरू हो चुकी है। और थोड़ी देर में उम्मीद है कि जिन सोर्सेज ने सोशल मीडिया पे खबर शेयर की है, उससे कहीं ना कहीं अगर वो सही सिद्ध हो, मतलब उन पे ट्रस्ट किया जा सकता है। अब जब सोशल मीडिया पे ये खबर आई तो ऑब्वियस सी बात है, कंफर्म होने के बाद मामला जो है आगे बढ़ेगा। तो मैं एक अजम्पशन के ऊपर बात कर रहा हूं। अब ये कंफर्म हो जाए तो उसे आगे देख लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि ये खबर अभी चलने वाली है कि भाई पन्नू की जो सिक्योरिटी दी गई थी वो हटा ली गई है। किसने हटाई, क्यों हटाई, इसके ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहली खबर यह है कि ट्रंप इफेक्ट हमारे को खालिस्तान के ऊपर भी दिखाई देने लग गया कि भाई ट्रंप के आने के बाद खालिस्तान के ऊपर भी जूते पड़ने शुरू हो गए। लेकिन इसे जोड़कर यहां से भी देखा जा रहा है कि मोदी जी अमेरिका की विजिट करने वाले हैं इसी फरवरी में। अब ये कितनी जल्दी होगी ये थोड़ा कंफर्म करना मुश्किल है, क्योंकि अभी टेंटेटिव डेट्स नहीं आई हैं। लेकिन इतना कंफर्म है कि हाँ, फरवरी में मोदी जी ट्रंप से मिलने जा रहे हैं। चलो ठीक है, मैक्सिमम मार्च में। डेट्स नहीं आई हैं तो ट्रंप खुद कह चुके हैं कि हाँ, फरवरी में मोदी जी मिलने आ रहे हैं। यानी ऑटोमेटिकली एक प्रेशर क्रिएट हो गया कि मोदी जी को जाना ही पड़ेगा। ऐसी सिचुएशन में एक चीज ये जोड़कर देखी जा रही है कि ट्रंप की सिक्योरिटी जो है, वो सॉरी, ये जो पन्नू है, इसे अमेरिका ने जो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रखी है वो हटा ली गई है। अब इसके ऊपर अगर डिस्कशन करना है तो पहले इस चीज को समझिए, मामला है क्या। मामला यह है कि अमेरिका और अमेरिका के अंदर जिस तरीके से डेमोक्रेट्स इस दुनिया में काम करते हैं और डेमोक्रेट्स के पीछे बैठा हुआ गहरा राज्य जिस तरीके से काम करता है, वो असलियत में इस डीप स्टेट के बारे में हम बात कर चुके हैं कि भाई ये क्लस्टर ऑफ कंपनीज है। और ये जो क्लस्टर ऑफ कंपनीज है, ये मल्टीनेशनल कंपनीज हैं। हमें ये समझना होगा, ये मल्टीनेशनल कंपनीज असलियत में दुनिया के अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं, उन सभी रिसोर्सेज पर कब्जा करना चाहती है। या चलो ठीक है, वो डायरेक्ट कब्जा नहीं करना कर पा रही, तो कम से कम उस पर अपना कंट्रोल चाहती है कि दुनिया के जितने भी रिसोर्सेज हैं वो उनके अनुसार इस्तेमाल हो, ताकि इनका जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो इनके पास पहुंच जाए। अब खेल यहीं से है। जो ये उसके पीछे खेल खेलते हैं उसी को कहा गया है गहरा राज्य। और ये जो गहरा राज्य है ये खुले तौर पर डेमोक्रेट्स को सपोर्ट करता हुआ नजर आता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और डेमोक्रेट्स इस गहरे राज्य को सपोर्ट करने के लिए दुनिया में अलग अलग जगह कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई युद्ध जो है वो शुरू किए रखती है। अब अमेरिका के अंदर आ चुके हैं रिपब्लिकन्स, और खेल अब यहीं से शुरू हो चुका है कि रिपब्लिकन्स में आ चुका है ट्रंप। और ट्रंप जो है वो दुनिया में अमेरिका को अलग अलग जगह पर जो युद्धों में उलझा रखा है, उन सारे युद्धों से निकालना चाहता है। और ये कहता है कि अमेरिका दुनिया में पंगे लेते हुए क्यों क्यों घूम रहा है। बात बिल्कुल भी है कि भैया अमेरिका दुनिया में लेते हुए क्यों घूम रहा है, क्या जरूरत पड़ गई है। ऐसी सिचुएशन में ट्रंप ने एक तरफ तो 2 ट्रिलियन डॉलर का एक अमेरिकन डोम, आयरन डोम बनाने की बात करी। और मेरा मानना यह है कि अमेरिकन आयरन डोम बनाने का सीधा मतलब यह है कि भाई यहां जैसे ही ये अमेरिकन आयरन डोम बनता है, इससे क्या फायदा होगा कि जो इनकी वॉर कंपनीज हैं, वेपन इंडस्ट्री है, उसको 2 ट्रिलियन डॉलर का एक बिजनेस मिल जाएगा जो अगले 5 से 10 साल के लिए उनको खाने पीने या अपने बिजनेस करने में काफी ज्यादा फायदेमंद होगा। एक तरफ ये, दूसरी तरफ ट्रंप का ऑब्जेक्टिव क्या है कि अमेरिका दुनिया में जिस भी युद्ध में उलझा हुआ है, अमेरिका को उससे बाहर निकाला जाए। यही रीजन है कि यूक्रेन के रशिया के साथ
युद्ध को अगर आप देखते हैं तो यहां पर यूक्रेन को साफ तौर पर कह दिया पैसे नहीं मिलेंगे, अगर तुम कॉम्प्रोमाइज की किसी भी डील के ऊपर जाते हो या किसी भी नतीजे पर पहुंचोगे तो हम तुम्हारी थोड़ी बहुत मदद कर देंगे, लेकिन अगर आप ये सोचो कि हम एड भर भर के तुम्हें देते रहेंगे, वो नहीं होगा। यूक्रेन के ऊपर दबाव बना दिया गया। दूसरा आप इंपैक्ट देखेंगे तो हमास को जिस तरीके से धमकी दी और इजराइल के साथ इनका जो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो देखने को मिला, वो खत्म होता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। इसी तरीके से अगर आप दूसरी जगहों पर भी देखेंगे तो अमेरिका ने साफ तौर पर अपनी पॉलिसी में चेंज किया है। ऐसे में बांग्लादेश को भी हम अगर देखते हैं तो बांग्लादेश को भी जो भी एड मिलने वाली थी अमेरिका ने तुरंत प्रभाव से साफ मना कर दिया कि भैया तुम्हें एड हम नहीं देने वाले, भाड़ में जाओ। और यूनस को, हमारे हरियाणा में कहते हैं धरती बीड़ी हो रही है, मतलब जगह नहीं मिल रही भागने की, और यूनस इस टाइम पर फंसा हुआ खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में ट्रंप का एक और इंपैक्ट यहां नजर आ रहा है, इसे समझिए। ट्रंप को कहीं ना कहीं यहां एंटी चाइना माना जा रहा है और चाइना से काउंटर करने के लिए मेरा ऐसा मानना है और पूरी दुनिया का भी काफी हद तक कि इंडिया की काफी ज्यादा जरूरत है। हालांकि जो ट्रंप कहेगा वही इंडिया करेगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं अपने एक वीडियो में कंफर्म पहले ही बता चुका हूं कि वो जो 12 लाख का शगुफा छेड़ा, मतलब 12 लाख का जो टैक्स रिबेट दिया गया है, वो कहीं ना कहीं, या टैक्स फ्री इनकम दी गई है, वो कहीं ना कहीं हमें समझना होगा कि ट्रंप के वजह से जो एक इकोनॉमिक टर्मोइल शुरू होगा, या इकोनॉमिक जिसे कहते हैं कि रीअरेंजमेंट शुरू होगा, उस रीअरेंजमेंट में इंडिया स्ट्रांगली मौजूद है, उसको ध्यान में रखते हुए ये एक स्टेप उठाया गया है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि चाइना से जो भी लड़ाई होगी उसका बेनिफिट इंडिया उठा सकता है। ट्रंप को उस चीज से प्रॉब्लम होगी वो बाद की बात है, लेकिन हमें समझना होगा। खैर, ऐसे में मोदी जी का, और यहां पर हमें समझना होगा कि अमेरिका डेमोक्रेट्स के दम पे, यानी अमेरिका ने, या अमेरिका के अंदर जो बाइडेन वाले डेमोक्रेट्स थे, उन लोगों ने इंडिया को दबाव बनाए रखने के लिए, या इंडिया पर दबाव बनाए रखने के लिए खालिस्तान मूवमेंट को हमेशा हवा दिए रखी। अब इस खालिस्तान मूवमेंट को किस तरीके से अरेंज किए रखा, एक तो दिल्ली के अंदर बैठे हुए खालिस्तान के कुछ गुर्गे हमेशा खालिस्तानियों के लिए कुछ ना कुछ काम करते रहते। उसके बाद इनका एक बड़ा नेटवर्क जो था वो पंजाब के अंदर मौजूद होता था। अब पंजाब को कंट्रोल, सप्लाई लाइन मेंटेन करने के लिए एक बड़ा नेटवर्क पाकिस्तान के अंदर मौजूद होता था। उसके बाद एक उससे बड़ा नेटवर्क जो है वो फाइनेंस को प्रोवाइड करने और उसको मेंटेन करने के लिए कनाडा में मौजूद होता, और कनाडा जो है उसको एक साइलेंट सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए अमेरिका के अंदर डेमोक्रेट्स नॉर्मली, या अमेरिका मौजूद होता, जिसमें डेमोक्रेट्स सबसे ज्यादा इफेक्टिवली काम करते या रोल प्ले करते। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये आई कि इस खालिस्तान मूवमेंट की को कब इस्तेमाल किया जाता, जब जब इंडिया में एक स्ट्रांग गवर्नमेंट आती। ये हमेशा याद रखिए, जब जब इंडिया में कोई भी स्ट्रांग गवर्नमेंट आई है, इस स्ट्रांग गवर्नमेंट की वजह से, इस स्ट्रांग गवर्नमेंट को काउंटर करने के लिए हमेशा दो इशू उठाए जाते। एक इशू उठाया जाता कश्मीर, जब जब मजबूत सरकार आती कश्मीर जलने लग जाता, और जब जब मजबूत सरकार आती खालिस्तान मूवमेंट शुरू हो जाता, शोर मचने लग जाता। यहां मोदी गवर्नमेंट आती है, और इस मोदी गवर्नमेंट ने, आज हमें समझना होगा, मोदी गवर्नमेंट आने के बाद सबसे पहला जो असर खत्म हुआ वो दिल्ली की सरकार के अंदर, या दिल्ली में, दिल्ली के गलियारों में बैठे हुए जो खालिस्तानी थे, सबसे पहले उन्हें लात मार के भगाया गया, उन्हें खत्म किया गया। और 2014 से 19 के बीच में सबसे ज्यादा अगर ध्यान दिया गया कश्मीर पर सीधा, और खालिस्तान पर एक इनडायरेक्ट ध्यान दिया गया, सब चीजें।
उसके बाद हम देखते हैं कि मामला पंजाब पहुंचता है और पंजाब में लगभग लगभग 2000 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं खालिस्तानियों से रिलेटेड, और खालिस्तान जो भी मूवमेंट था उसकी कमर तोड़ दी गई। उसके बाद आप देखेंगे 20 से ज्यादा लीडर जो पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए थे, उनको एक एक करके हमारे किसी अननोन गनमैन ने मार दिया। नतीजा उसका यह हुआ कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान के अंदर भी खालिस्तान मूवमेंट की कमर टूट गई। और यही रीजन है कि उसके बाद लास्ट फाइनेंसर जो बचते हैं खालिस्तान मूवमेंट के, जो जिसे पूरी दुनिया देखती है, वो बैठे हुए थे कनाडा के अंदर। और जो हरदीप सिंह निज्जर था, वो एक, और ऐसे न जाने कितने थे जो, मतलब इनमें से कई जो थे वो मारे गए, और इसी वजह से कनाडा को भी इंडिया ने लपेटा। लेकिन अब अगर ये पूरे का पूरा मूवमेंट खत्म हो जाता, ये इंपॉर्टेंट तरीके से समझिए, अगर ये पूरे का पूरा मूवमेंट खत्म हो जाता जिसे अमेरिका ने 1978 के आसपास से खाद पानी दिया, वो खत्म हो जाता, तो 2025 तक सोचकर देखिए 50 साल की जो मेहनत थी अमेरिका की, वो 50 साल की अमेरिका की मेहनत जीरो हो जाती। 50 साल की अमेरिका की जो मेहनत थी वो जीरो हो जाती। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब 50 साल की अमेरिका की मेहनत जीरो हो जाती, तो भाई ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम आनी ही थी। इसीलिए अमेरिका को खुलकर सामने आना पड़ा, इन डेमोक्रेट्स को ना चाहते हुए भी खुलकर जो पन्नू था इसको सपोर्ट देना पड़ा। अब कोई भी समझदार आदमी है, कोई भी आप लोगों के दिमाग में भी हमेशा आता होगा कि कहां तो ये लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करते रहते हैं। कौन? अमेरिका वाले। अमेरिका वाले खुलकर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करते हैं। अमेरिका वाले फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम पर जो इंडिया के सेपरेटिस्ट ग्रुप्स हैं उनको हमेशा अपोज, मतलब उनको अपने साथ एस्टेब्लिश किए रखते हैं। और सोचकर देखिए, ये पन्नू कभी धमकी देता है कि हाँ मैंने पार्लियामेंट पे अटैक करवाया। दिसंबर 2023 में पन्नू धमकी देता है कि भाई एयर इंडिया के विमानों के अंदर ना जाना, क्योंकि एयर इंडिया विमानों को हम उड़ाएंगे। उसके बाद ये कभी धमकी दे रहा होता है कि खालिस्तान में रेफरेंडम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और अमेरिका की बेशर्मी देखिए, अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ता, पन्नू ये सब कहता है और इसे कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब आप सोचकर देखिए, इसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कहा जाता है जो पन्नू कर रहा है। लेकिन दुनिया में टेररिज्म के नाम पर लड़ते हैं। मुझे यह आज तक समझ में नहीं आया, किसी भी देश की पार्लियामेंट के ऊपर अटैक करने के लिए उकसाना जो है वो आतंकवाद की कैटेगरी में क्यों नहीं आता। यही है अमेरिका का, या फिर ये ही है इन गोरे लोगों का दोगलापन। इसीलिए जब भी भारत का कोई भी नागरिक या भारत के लोग मेरे से ये कहते हैं कि सर अमेरिका के अंदर एक रिपोर्ट जारी हुई, उस अमेरिका की रिपोर्ट के अंदर XYZ ये कहा गया, तो मैं उनको क्या जवाब दूं कि असलियत में जो दोगले लोग हैं, जो एंटी इंडिया माइंडसेट प्रिजुडिस की फॉर्म में लेके बैठे हुए हैं, जब वो इस तरीके की रिपोर्ट जारी करते हैं तो मेरे को उन पे शंका होती है। लेकिन भारत के अंदर एक मानसिकता बना दी गई है कि अगर किसी गोरे ने कहा है या अगर किसी अमेरिकन ने कहा है, ब्रिटेन ने कहा है, तो वो ठीक ही होगा। भले ही उन गोरे लोगों की 2.5 लाख बच्चियों को जिहादी नोच खाएं, भले ही वो लोग उन 2.5 लाख बच्चियों को जो जिहादियों का शिकार हुई हैं उनको जस्टिस न्याय ना दे पाए, लेकिन फिर भी वो जो इंडिया के बारे में बोलेंगे वो ठीक होगा। चप्पल मारने का मन करता है मेरे को। और पहले भी मैं ऐसा ही था। ये जब कोट करते थे यूपीएससी के आंसर के अंदर के सर अमेरिका में ये रिपोर्ट छपी है, और इंडिया की ग्राउंड रियलिटी से वो रिपोर्ट बिल्कुल मैच नहीं कर रही होती थी कि हम हंगर इंडेक्स में यहां, अच्छा इंडिया के कंपैरिजन में अफगानिस्तान का हंगर इंडेक्स बेटर है। यानी इंडिया जो है वो ज्यादा भूख से, मतलब इंडिया में भूखमरी, गरीबी, बेरोजगारी ज्यादा है अफगानिस्तान के कंपैरिजन में।
ये दोगलापन रखते हुए भी जब ये रिपोर्ट छाप देते हैं, तो वो रिपोर्ट इसलिए छाप सकते हैं क्योंकि भारत के अंदर उनकी उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग रिएक्ट करने वाले गधे के बच्चे बैठे हुए होते हैं। यस, यहां पर पन्नू के साथ एग्जैक्टली यही हुआ है। मतलब पन्नू जो है ये वो बंदा है जिसने भारत को तोड़ने का खुला चैलेंज दिया सिख फॉर जस्टिस के नाम पर, जबकि ये बंदा खुद सिखों वाली दाढ़ी नहीं रखता, पन्ना ने वो पगड़ी नहीं पहनता। आपने कभी इस उल्लू के पट्टे को पगड़ी पहने हुए नहीं देखा होगा, ढंग से दाढ़ी के अंदर नहीं देखा होगा। ये बंदा सूडो क्रिश्चियन है, क्रिप्टो क्रिश्चियन है, और वो क्रिश्चियनिटी को ही पंजाब में सपोर्ट करने और एक्सपैंड करने के अंदर लगा हुआ है। लेकिन हमारे देश के अंदर समस्या ये है कि सिखों को तो न जाने इस टाइम पर क्या हो गया है, खालिस्तान के नाम पर वो क्रिश्चियन बनते जा रहे हैं, मांग सिख लैंड रहे हैं और खुद क्रिश्चियन बन चुके हैं। इन गधों से कौन पूछे खालिस्तानियों से कि भाई तुम इसको जो सपोर्ट कर रहे हो खालिस्तान को, तुम्हारी बुद्धि नाम की चीज है या नहीं है। खैर कोई बात नहीं, मैं उस पर अभी नहीं जा रहा, क्योंकि मेरा काम है तुम्हें एक टॉपिक को समझाना, कंसेप्ट को समझाना। अब हुआ यह है कि असलियत में मैं कई बार इस चीज को नोटिस मतलब कह चुका हूं कि भाई ट्रंप आने के बाद किन लोगों से लड़ रहा है, हमें यह समझना होगा। ट्रंप असलियत में ट्रंप का मामला है कि भाई मैं कैसे भी करके इन डेमोक्रेट्स के अगेंस्ट खड़ा रहूंगा। अब ये जो डेमोक्रेट्स हैं इनके अलग अलग विंग्स हैं। डेमोक्रेट्स एक पार्टी भले ही है, लेकिन इनके विंग्स अलग अलग हैं जो पूरे के पूरे अमेरिका के अंदर अलग अलग अपना एजेंडा सेट किए रखते हैं। यहां पर इनमें कुछ है वोकिज्म, कुछ है वोकिज्म, कुछ है प्रो चाइना वाले, कुछ कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके से मामले हैं। और यहीं पर एक जो मूवमेंट आ जाता है वो खालिस्तानी मूवमेंट आ जाता है। अब प्रॉब्लम यहीं से आ रही है कि ये जो खालिस्तानी हैं ये असलियत में खेल क्या करते हैं कि ये ड्रग्स माफिया है। ये अमेरिका का और कनाडा के बॉर्डर के ऊपर जो ड्रग्स माफिया है, ड्रग्स चलता है, उसको चलाते हैं। एक चीज समझिए, एक सेकेंड। अब यहां समझिए, एक तरफ ये ड्रग्स माफिया कर रहे हैं, दूसरी तरफ कहीं ना कहीं जियो पॉलिटिक्स के अंदर जो है वो एंटी अमेरिका माइंडसेट को इस टाइम पर प्रमोट करते हुए नजर आ रही हैं। क्योंकि अमेरिका जो है वो इंडिया को अपने दुश्मन की फॉर्म में नहीं देख सकता। और अब यही हुआ है, ट्रंप कहता है कि इस ड्रग्स माफिया को भी मुझे खत्म करना है, और इस ड्रग माफिया का एक बड़ा प्लेयर अगर खालिस्तानी है तो इनकी भी गर्दन तोड़ूं। दूसरी तरफ ये जो खालिस्तानी है ये अमेरिका के रिलेशंस को इंडिया के साथ खराब कर रहे हैं, और ट्रंप कह रहा है कि चाइना से लड़ने के लिए मुझे इंडिया की जरूरत है। अब ऐसे में भारत सरकार आगे बढ़ जाती है। भारत सरकार जो है ये भारत की डिप्लोमेसी आगे काम आती है। भारत कह रहा है भैया देखो सीधी सी बात है, हम जो बाइडेन से मिलने आते थे तो बाइडेन हमसे मिलने से पहले खालिस्तानियों से मीटिंग करता था और हमें चिढ़ाता था। अब हम ये चीज बर्दाश्त नहीं करने वाले। ट्रंप कहता है खालिस्तानियों से तुम्हें समस्या है कि हाँ जी समस्या है, ले भाई लात मार दी, काम खत्म। तो इस टाइम पर ये चल रहा है, और इन्हीं रिलेशंस को ध्यान में रखते हुए ट्रंप अपनी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को या अपनी डिप्लोमेसी को ध्यान में रखते हुए ये इस समय पर काम कर चुका है। और संभावना इसी चीज की है कि अब मोदी जी के जाने से पहले पन्नू की बलि चढ़ने वाली है। सिक्योरिटी हटा ली जाएगी तो उसके बाद पन्नू कैसे सिक्योर रहेगा, इसको अब हमें देखना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारी एजेंसीज ही कुछ कदम उठाएंगे, मैं ये जरूर कह रहा हूं कि आने वाले समय में पन्नू के लिए खतरा हो सकता है। उन्हीं के जो स्मगलर्स हैं वो जो लड़ रहे हैं इस टाइम पर, उनको देखते हुए। खैर आगे जो होगा वो तो समय के हिसाब से पता लगेगा, लेकिन अभी हम इस डिस्कशन को यहीं तक रोकेंगे। अगले वीडियो में अगले टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी ये वीडियोस आप लोगों तक जल्दी से जल्दी पहुंचे। धन्यवाद।